हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय कुमार और आज हम लोग जैक का मॉडल पेपर का सेट वन देखने जा रहे हैं जो क्लास 10th का है। सब्जेक्ट विज्ञान और समय 1 घंटा 30 मिनट और पूर्णांक है 40 पूर्णांक, मतलब टोटल मार्क्स है 40। ठीक है, तो उसका कुछ सामान्य निर्देश है, उस सामान्य निर्देश को हम लोग देखेंगे। तो सामान्य निर्देश इसमें दिया है कि जो सभी क्वेश्चंस अनिवार्य है, जो सभी तरह के सेट में ये बताया गया है। ठीक है, तो कुल मार्क्स जो 40 का है। और तीसरा में बोला कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है, मतलब एक क्वेश्चन से बनाएगा तो उसका मिलेगा 1 मार्क्स। ठीक है, अगला पॉइंट बोलता है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, मतलब 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 क्या है? ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में क्या होगा? जो सही विकल्प होगा उसको चयन करना है। ठीक है, अगर OMR शीट में भरना है तो क्या करेंगे? जो सही विकल्प रहेगा उसमें क्या करना है? गोला करना है। ठीक है, अब बोला कि गलत अंक के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चंस का जो अंक तो फिर ऑप्शन गलत चयन कर लिए हैं तो उसका कोई नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साइंस, तो इसमें बोल रहा है पहला क्वेश्चन क्या है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं अभी अधिकतर बच्चे सैलून वगैरह में देखता है क्या, तो फिर अपने आप दाढ़ी बनाता हुआ तो उसमें वहाँ पर किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है, उस दर्पण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो वह दर्पण जो है क्या है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वह क्या है? अवतल दर्पण, जो दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो बोल रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। बोला कि जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है उसके बीच में एक रिलेशन बोल रहा है कि क्या रिलेशन है। तो फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं और क्या है? त्रिज्या वक्रता त्रिज्या के साथ में रिलेशन करते हैं R/2, R का हाफ। ठीक है, R/2 ये होता है हमारा फोकस और त्रिज्या का, रेडियस का रिलेशन होता है, F बराबर R/2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, F बराबर R/2। अब तीसरा क्वेश्चन से बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित होती है। बोला कि जब प्रकाश क्या करता है? गमन करता है, उस अपवर्तन में किस किस स्थिति में उसका भौतिक जो राशि होता है वह अपरिवर्तित रहता है, कौन सी राशि है? तो एक है आवृत्ति, दूसरा है वेग, तीसरा है तरंगदैर्ध्य। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यह एक मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है तो उसका क्या होता है? तरंगदैर्ध्य, मतलब उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, उसका वेग में भी परिवर्तन हो जाता है। तो एक है आवृत्ति, उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आवृत्ति हमेशा अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3 का ए, आवृत्ति। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसमें बोला कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। बोला कि अवतल दर्पण है, मान लो अवतल दर्पण ले लिए, उसमें क्या है कि बीच में एक एक्सिस रहता है। अगर मान लो यहाँ पर क्या है, पहले फोकस रहता है, उसके बाद यहाँ पर सी से सेंटर रहता है। ठीक है, जब कोई भी इसमें किरण पास करता है, रेखा पास करता है, यहाँ पर टकरा के सीधे फोकस से होके पास करता है। ठीक है, कितना भी इधर से कहीं से भी गुजारो इस रेखा, इस दर्पण में, तो सीधे कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। तो वह बोल रहा है कि किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो वह होकर गुजरती है फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, 4 का बी, फोकस। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार तथा क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन में बोलते हैं वह कैसा दर्पण है जो क्या करता है? वह उसको वस्तु को रखेंगे तो वह क्या होता है कि सीधा और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अवतल में नहीं बनाता है, अवतल में नहीं बनाता, अवतल में भी नहीं बनाता है, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है? बराबर आकार का बनता है। ठीक है, और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समतल दर्पण। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो वह हम लोग पढ़े हैं प्रकाश में चैप्टर में। ठीक है, 2 नियम होता है। कितना होता है? 2 नियम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि किसी गोलीय दर्पण
कि वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, उसकी फोकस निकालने बोल रहा है। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ था, हम लोग अभी इससे पहले ही पढ़े हैं कि फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ था, F बराबर R/2। तो हमको क्या करना है, बस में पुट कर देना है। त्रिज्या दिया हुआ है तो 50 दिया हुआ है और उसको 2 भाग कर दो तो फोकस निकल जाएगा। कितना बार में कटेगा, 25 बार में, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा आराम से आंसर। ठीक है, तो 25 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि 1 मीटर फोकस दूरी दिया हुआ है 1 मीटर, तो उस उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, क्षमता बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो उत्तल में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, उसका लेंस की जो क्षमता है वो क्या होता है, पॉजिटिव लेंस लगता है। ठीक है, उसका वैल्यू होता है पॉजिटिव। किसका होता है, क्षमता की वैल्यू पॉजिटिव होता है उत्तल लेंस में। तब हम लोग देखते हैं, पहले तो पॉजिटिव हो गया और 1 मीटर दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि क्षमता को पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, पी बराबर 1/f। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है, तो क्षमता निकालना है। तो फोकस दूरी क्या है, मीटर में, देखो यूनिट हमारा मीटर में रखना पड़ेगा फोकस क्षमता निकालने के लिए। ठीक है, तो 1/1, फोकस हमारा 1 है, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 डायोप्टर, ये जो आंसर फोकस जो क्षमता होता है वह क्या होता है, क्षमता डायोप्टर में होता है, तो डी हो जाएगा +1D, क्योंकि उत्तल लेंस का होता है प्लस। ठीक है, पॉजिटिव में आता है और क्या होता है, 1 डायोप्टर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 डायोप्टर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब 9 वाला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बोले किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, उसका जो फोकस दूरी किस तरह का, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। तो हम लोग इससे पहले ही चर्चा कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि जो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, और नेगेटिव क्या होती है, अवतल के, तो इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, केवल पॉजिटिव होता है। ठीक है, 9 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका 10 वाला देखते हैं कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब उसका जो गति होता है, वेग होता है, वह क्या होता है, कहाँ पर वह धीमी पड़ जाता है। तो पहला में निर्वात, दूसरा में है जल, तीसरा में है वायु, चौथा में है कांच में। तो सबसे कम जो है उसका वेग होता है जल में। कहाँ होता है, जल में। ठीक है, जल में उसका वेग स्लो हो जाता है, सबसे कम होता है, और सबसे अधिक क्या होता है, निर्वात में। ठीक है, अगर कहीं वैसा पूछेगा क्वेश्चन तो कहाँ बताना है, निर्वात में। ठीक है, ऑप्शन ये, लेकिन इसमें न्यूनतम बोला है, मतलब सबसे कम बोला है, तो कम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 11 में। 11 क्या होता है, 11 का जो बोल रहा है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब अवतल लेंस क्या बोल रहा है कि फोकस दूरी क्या होगी, जहाँ पर 4D दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है, मतलब P दिया हुआ है, हमको F निकालना है। तो P बराबर 1/F होता है, तो क्या कर देते हैं, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/P का वैल्यू 4, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मीटर में देता है आंसर, तो उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर में हो गया। तो 4 एक बार में 4 और 25 चौके 100, 25 अगर डायरेक्ट भाग देता तो 0.25 आता। तो हम लोग क्या किए, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, ताकि हमारा डायरेक्ट 4 से कट गया 25 बार में, तो आ गया 25 सेंटीमीटर। अगर आप डायरेक्ट भागा देते पहले तो 0.25 आता, उसके बाद में फिर हमको सेंटीमीटर ही कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि फोकस जो देता है मीटर में देता है। क्या देता है, मीटर में। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट हम 100 सेंटीमीटर से क्या कर दिए, गुना कर दिए थे। तो क्या हो जाएगा, 25 बार में कटा था, 25 चौके 100, तो हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 11 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही। ठीक है, अब 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 बोलते हैं किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के बार बार पूछ रहा है कि अगर क्षमता निकालने वाला, अगर हमारा दिया हुआ है लेंस बोल रहे हैं फोकस दिया हुआ है, तो उसकी क्षमता निकालना है। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, 50/100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, कट गया 0 0,
अब हो जाएगा 0.5 हो गया मीटर। क्या हो गया? मीटर। ये हमारा क्या निकल गया? फोकस निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डायोप्टर निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे? 0.5 आया है तो यह P बराबर हो जाएगा 1/f। तो F का वैल्यू क्या निकला? 0.5 निकला था, तो मीटर में आ गया है। तब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 10 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या कि एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसलिए 10 से गुना कर दिए। अब क्या हो गया? 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आप बोलेगा P क्षमता सर, क्षमता प्लस में हो कि ना माइनस में? तो यहाँ पर देखो उत्तल लेंस की बात कर रहा है, उत्तल में क्या होता है? +2D हो जाएगा, 2 डायोप्टर। ठीक है, तब हम लोग क्या, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये प्लस में है और उत्तल लेंस की बात कर रहा है यहाँ पर। तो उत्तल लेंस क्या होता है? प्लस में होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश की जो वेग है सर्वाधिक कहाँ। अभी हम लोग इसके बारे में कुछ ही पहले चर्चा कर चुके हैं कि प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम और सबसे अधिक उसमें दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन एक ही उसी में भी था कि सबसे अधिक कहाँ होता है? सबसे अधिक होता है निर्वात में। कहाँ होता है? निर्वात में। ठीक है, सबसे अधिक निर्वात में होता है। और बोल रहा है यहाँ पर निर्वात में होता है। और अब अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश की चाल कितनी है, तो क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है। ठीक है, इतना हमारा प्रकाश की चाल है। ठीक है, अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए प्रक्रम में कौन है? क्या है? दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? ठीक है, तो पहला में दिया हुआ है श्वसन, दूसरा है पाचन, तीसरा में उत्सर्जन, चौथा है संवहन। तो ऊष्मा जो छेपी है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ये श्वसन हो जाएगा। श्वसन लेते थे तो इसमें क्या होता है? ऊष्मा का अक्षेपी होता है। ठीक है, बाहर आता है। अब हम लोग हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन ये हो जाएगा ये श्वसन 14 का। अब 15 देखते हैं। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो बोलिए सर वो जो चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें क्या गैस डाला जाता है? हाँ जी हाँ, डाला जाता है। अभी हम लोग सिंपल कोई सामान रखते हैं, देखो 1 2 3 4 में क्या होता है? बासी हो जाता है, उसमें क्या गंदे निकल, उसमें क्या होता है? बहुत सारे गंध लगने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता है इसमें जो चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस डाला जाता है जो क्या होता है कि उसमें कोई किसी तरह का गंधिता से मतलब बचता है, मतलब किसी तरह का कोई वैसा अभिक्रिया नहीं करता, खराब नहीं होता है। अंदर में जो चिप्स रहता है अंदर में खराब नहीं होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन तो पूरा रिएक्शन कर जाएगा। नाइट्रोजन रहता है, क्या रहता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑप्शन हो जाएगा बी, 15 का बी। चिप्स में कौन सा रहता है गैस? नाइट्रोजन गैस। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अगर मान लो कहीं पर कोई रॉड वगैरह रखते हैं बाहर में तो क्या कहता है? नहीं बोलते हैं कि जंग लग गया, तो जंग कैसे लगता है? वह किस तरह का अभिक्रिया है? वह एक संयोजन अभिक्रिया है, वायु के साथ संयोजित करके उसको जंग लगा देता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे संयोजित अभिक्रिया। 16 का हो जाएगा ए, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में बोलता है कि दिए गए अभिक्रिया में से किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन कहने का मतलब क्या हो गया? अपचयन उपचयन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में कि अब उपचयन जो होता है मतलब यहाँ से रिएक्शन के बाद उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन क्या होता है कि ऑक्सीजन पहले था जुड़ा हुआ लेकिन रिएक्शन के दौरान क्या हो गया? ऑक्सीजन माइनस हो गया। ठीक है, ये माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया। ठीक है, तो उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, उसे हम लोग बोलेंगे कि वह जो पदार्थ है वह उपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन उसमें जुड़ गया, मतलब वह उपचयन हो गया। ठीक है, तो देखते हैं इस समीकरण में। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में? कार्बन के साथ में। तो कार्बन क्या करता है? उसके ऑक्सीजन को ले लेता है और जिंक को अलग कर देता है। देखो यहाँ पर तो कौन जुड़ रहा है? यहाँ पर माइनस में था कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में प्लस में हो गया। ठीक है, तो यह कार्बन जो पदार्थ है वह उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, कार्बन। ठीक है, 17 खत्म हो गया। अब हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 में बोल रहा है कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो संतुलित इसमें क्या हो जाएगा? इसमें देखो ऑप्शन, सभी ऑप्शन मिलाना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, जिसमें मतलब सभी दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या होगा? सभी का संख्या बराबर होगा। तो हम समझ लेते हैं कि वह क्या है? संतुलित समीकरण है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कैल्शियम 1 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है
ऑक्सीजन क्या है, एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, चार हो गया, यहाँ पर तीन, यहाँ पर एक, क्या है, चार हो गया। हाइड्रोजन कितना है, दो, दो हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन दो, ठीक है। कार्बन एक, यहाँ पर कार्बन तीन, यहाँ तो गड़बड़ हो जा रहा है, कार्बन यहाँ पर एक है, कार्बन यहाँ पर कितना हो गया, 3 गुना में है, तो ये गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ, H2 प्लस O2, 2H2O, ये तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ये भी गलत हो गया। तीसरा हम 4 एल्युमिनियम प्लस 2O2 डैश Al2O3, यहाँ पर एल्युमिनियम 4 है, एल्युमिनियम यहाँ पर 2, ये भी गलत हो गया। कॉपर 2, कॉपर 1, ये भी गलत हो गया। मतलब कहीं ना कहीं इस समीकरण में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जो कहीं पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जिस कारण से यहाँ पर एक भी समीकरण क्या हो रहा है, बैलेंस समीकरण के रूप में दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर होना तो चाहिए ऑप्शन ये, सभी कुछ मिल रहा है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर कार्बन का प्रॉब्लम हो गया। कार्बन यहाँ पर एक है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर मिल नहीं रहा है, लेकिन हमारा ख्याल से इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, लेकिन ऑप्शन ये हमारा ही सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब में तो ज़्यादा डिफरेंट है। 18 का भी थोड़ा डिस्पर्स रहता है, पेंडिंग रहता है। 19 में देखते हैं, ये बोला है कि इस चित्र में, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। चित्र यहाँ तो कहीं दिया नहीं है, ठीक है, खाली जगह, लेकिन इस अभिक्रिया के दौरान हम लोग देखते हैं, इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है कि Pb प्लस जो रिएक्शन Pb जो है वो क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है साथ में CuCl2 कॉपर क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो दोनों इस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, PbCl2 बन रहा है और प्लस में कॉपर को बाहर कर दे रहा है। यहाँ पर देखो इतना शक्तिशाली Pb है कि क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, विस्थापित, उसके मतलब जगह परिवर्तन करा दिया, ठीक है। PbCl2 बन गया और Cu को इधर साइड कर दिया, तो क्या हो गया, विस्थापित कर दिया। तो मतलब ये कौन सा अभिक्रिया काम कर रहा है यहाँ पर, विस्थापन। क्या काम कर रहा है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 19 का डी। अब हम लेते हैं 20 क्या बोल रहा है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, जो ज़्यादा गंध देता है, ठीक है, गंध की तरफ। तो हल्दी क्या है हमारा, एक कृत्रिम सूचक के काम, प्राकृतिक सूचक के काम कर रहा है। लिटमस सब क्या है, ये सब सूचक का काम करता है, चाइना रोज, ये सब। तो एक जो प्याज है वो बहुत ज़्यादा गंध देता है कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी वजह से जो सूचक के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, गंधीय रूप में, ठीक है। प्याज बहुत ज़्यादा गंध भी देता है। और चलिए हम लोग क्या देगा, 20 का डी ऑप्शन, प्याज। किसका देखते हैं, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। दोस्तों अगर कोई देखते हैं हम लोग अपने घर के आसपास में किसी का, अगर मान लो किसी अचानक दुर्घटना का कारणवश पैर हाथ डैमेज हो जाता है, तो वो क्या करता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है, तो उसका क्या होता है, हड्डियों में देखते हैं तो हम लोग चूना वगैरह प्लास्टर कर देता है कि नहीं। तो प्लास्टर करने के बाद क्या होता है, बहुत ही मजबूत हो जाता है। जो उसको अगर किसी के मार दिया हाथ पैर में, तो क्या होगा, प्लास्टर माथे फोड़ देगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, वह उसमें कौन सा लवण का प्रयोग किया जाता है। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि लवण, जब लवण के बारे में पढ़ रहे थे उस टाइम, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ये तो होगा नहीं, उसका जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो हम कहते हैं प्लास्टर, उसका नाम ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हड्डियों, अगर हड्डियाँ टूट गया है उसको जोड़ने में के लिए उसको क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो गया, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। या हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, अगर आपने किताब को अच्छी तरह से पढ़े तो उसमें सारा सूत्र लिखा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस विरंजक चूर्ण का, ठीक है। उसका जो होता है CaOCl2 होता है, क्या होता है, CaOCl2। ऑप्शन हमारा हो गया सी, 22 का सी हो गया। क्या हम लोग 23 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। अब इसमें बोल रहा है कि इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। चित्र में बोल रहा है कि कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, तो इस चित्र में ध्यान से देखो, तो एक बैटरी लगा हुआ है, विद्युत द्वारा क्या हो रहा है, एनोड और कैथोड के माध्यम से उसका क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, मतलब अलग अलग क्या आता है, ठीक है, अलग अलग कार्य क्या आता है, तो वियोजन में क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 23 का बी, वियोजन अभिक्रिया इसमें शामिल हो गया, क्योंकि इसमें बैटरी के माध्यम से क्या हो गया, उसको अलग अलग कर दिया जा रहा है, ठीक है, एनोड और कैथोड के माध्यम से। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का बी। अब हम लेते हैं 24 का,
24 में बोल रहा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर क्या है, एक अम्ल है, खाने में क्या आता है, हल्का सा खट्टा लगता है ना, तो उसमें अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो होता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, 24 का डी। अब बताते हैं 25 क्या है, 25 नंबर पे। अब इसमें बोल रहा है कि तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तनुकरण किस प्रक्रिया में, किस तरह की प्रक्रिया में होती है, ठीक है। तो तनु मतलब क्या होता है, हम लोग देखते हैं तनु HCl लो, तनु आयोडीन लो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लो। तो इस जो तनु का मतलब क्या है वो बोल रहा है। तो तनु उसके होता है सांद्रता में कमी। उसमें बोला कि किसी भी चीज़ को अगर उसमें बोला कि थोड़ा कम मिलावट करना, कम मिलाना, ठीक है। जैसे चीनी, तनु चीनी लें तो उसमें चीनी क्या है, ज़्यादा कम हो गया और पानी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम तनु मतलब हल्का मिलाना है, ठीक है, हल्का लेना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, H+ की सांद्रता में वृद्धि गलत हो गया, OH की सांद्रता में वृद्धि गलत हो गया, और H+ और H आयन में सांद्रता में कमी, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसे उसमें कमी लाता है, क्या लाता है, कमी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 25 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अब 26 देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इसको, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। इसको कोशिश करना, याद रखना बहुत ही अच्छे तरीके से, और फाइनल एग्जाम में क्या गारंटी है, यही सब पूछ देगा, है कि नहीं। तो अच्छे तरीके से पढ़ना है। 26 में बोलता है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। उसमें मतलब प्रकाश द्वारा क्या होता है, वियोजन क्या होता है, ठीक है, प्रकाश होता है। उसमें लाइट पार करके क्या करते हैं, प्रकाश की लाइट, सनलाइट मान लो हो गया, और तो फिर किस तरह का लाइट पास करके उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो यह इसका याद रखना है बढ़िया तरह से। AgBr है, उसको क्या करते हैं, प्रकाशीय वियोजन का एक उदाहरण है। प्रकाश द्वारा उसको वियोजन करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। तो AgBr को हम लोग सन ऑफ लाइट हो गया तो किसी के लाइट में प्रयोग करके कैटलिस्ट का काम करके Ag और Br के रूप में क्या करेगा, अलग अलग तोड़ेगा, ठीक है। याद रखना है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए 26 का। अब 27 का देखते हैं। तो बोला कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो है अपना खाना कौन सा अंग से खाना खाता है, तो उसका जो हो जाएगा, मुंह से तो नहीं करेगा, केंद्रक से नहीं करेगा, ठीक है, वो करेगा सी, ऑप्शन नंबर सी, कूटपाद से। किसे करेगा, कूटपाद से करता है, ठीक है। और 28 में बोलता है कि पाचन क्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। जो पाचन क्रिया जो होता है वहाँ पर वसा का जो इमल्सीकरण कौन करता है, तो वह करता है पीत। क्या करता है, ऑप्शन हो जाएगा डी, पीत। पीत के द्वारा क्या होता है, वसा का इमल्सीकरण होता है। अब हम लोग देखते हैं 29 में, निम्नलिखित में किस जीव में सपोषी पोषण होता है। यहाँ पर जीव का बोल रहा है कि वह जीव क्या है, सपोषी पोषण होता है, उसके बारे में जीव का नाम बोल रहा है। तो हम लोग जीव देखते हैं, एक अमरबेल क्या है, एक पौधा है, लेकिन एक लता है, क्या है, लत का काम होता है, लेकिन परजीवी है, क्या है, परजीवी पौधा है। दूसरा में कवक नहीं है, तीसरा में नहीं, तो चौथा क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। क्या, आम का देखो ऐसा जीव है। और जैसे जीव बोल रहा है कि मतलब पेड़ पौधे भी क्या है, एक जीव का काम कर रहे हैं। तो आम का जो है वो क्या है, सपोषी पोषण है, ठीक है। हम देते हैं 29 हो गया। 30 में क्या बोलेगा, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, तो 1 2 3 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। अब इस तरह से होता है, ठीक है, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, तो 4 कोष्ठ हुआ ना। तो चारों कोष्ठ कितने कोष्ठ हो गए, 4 कोष्ठ, ठीक है। ये सब याद रखना है। अब हम लोग देते हैं 31 में, लेकिन श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। 31 बोल रहा है कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, ठीक है। तो श्वसन वर्णक को बोलते हैं हम लोग क्लोरोफिल को। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल को, ठीक है। श्वसन वर्णक किसको बोलते हैं, क्लोरोफिल। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। 32 में देखते हैं, बोल रहा है कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। उत्सर्जन तंत्र जो किस क्रिया के महत्वपूर्ण क्रिया जो है, क्या उसका क्रियात्मक इकाई है, जिसमें उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ पर बहुत ही सिमिलर ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। ये वायु कुपिका में नहीं होता है, विक्र में भी नहीं होता है, तो वृक्काणु में होता है। क्या होता है, वृक्काणु में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 32 का हो जाएगा सी, ठीक है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, उसमें क्या बोल रहा है। 33 में
अब बोला कि यूरिक में क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकलकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, अगर बोला कि यूरिक में क्रियाशील जो होता है कम होने पर जब कम हो जाता है तब रक्त का क्या होता है, रक्त का को शरीर के बाहर निकालकर छानने की जो प्रक्रिया करता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मूत्र का बनना नहीं, अपोहन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डायलिसिस, क्या बोलते हैं, डायलिसिस। ठीक है, तो उसका हिंदी में क्या होता है, अपोहन। क्या होता है, अपोहन। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 31-33 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। 34 में देखते हैं कि जनन की मूल घटना क्या है। जनन की क्या है मूल घटना, जो मेन घटना है जनन का, रिप्रोडक्शन का क्या है, वह क्या घटना है। तो वह युग्मक का बनना नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। युग्मनज का बनना, तो ये हो जाएगा डीएनए की प्रतिकृति बनना। ठीक है, तो प्रतिकृति बनना। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति बनना। ठीक है, तो 34 का ऑप्शन सी। 35 में देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चंस। 35 बोलते हैं कि दिया गया एक चित्र दिया है। ठीक है, उसमें बोला कि जनन को किस तरह का जनन को दर्शाता है। तो पहला है बहुखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा विखंडन, चौथा है पुनरुद्भवन। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं बहुत सारा क्या है, अलग अलग भाग में टुकड़ा है, विखंडन हो गया। ठीक है, तो उसको जब विखंडन हो गया है तो उसको क्या बोलेंगे, बहुखंडन। क्या बोलेंगे, बहुखंडन। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन हमारा ये सही हो गया, बहुखंडन। 36 में देते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन, जब संलयन होता है तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, जब संलयन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। क्या होता है, जब मिल जाता है तो निषेचन की काम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन ये। अब हम देखते हैं 37 में क्या होता है कि लड़कों में यौना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है। तो वह हार्मोन कौन है जो लड़के की मानसिकता से लेकर पूरा शारीरिक कंट्रोल जो नियंत्रण करता है लड़कों का, वह कौन सा ऐसा हार्मोन है उसको जो कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो 37 का हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन जो है ये ऐसा हार्मोन है जो शरीर को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है, वृद्धि भी करता है, कंट्रोल में करता है। ठीक है, सभी तरह का ये काम करता है हार्मोन। ठीक है, नियंत्रण का काम करता है टेस्टोस्टेरोन, जो 37 का हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, 38 में बोलता है कि सौर स्थिरांक का मान क्या है। बोला कि सौर स्थिरांक का मान क्या है। ठीक है, तो सौर स्थिरांक का मान बोल रहा है इसमें क्या है। तो ऑप्शन ए है 1.4 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा में 1.4 किलो वाट किलोमीटर प्रति स्क्वायर, 14 किलो वाट प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 14 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 38 का ए, 1.4 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 39 में देखते हैं। 39 में क्या है कि जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। जैव गैस का मुख्य घटक, मतलब जैव गैस जब होता है उत्पन्न करते हैं तो उसमें जो अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है। ठीक है, तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीथेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, मीथेन जो गैस है वो बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, मुख्य घटक वही हो गया। ठीक है, अब 40 में देखते हैं। 40 में क्या बोल रहा है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल तथा ताप 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होता है। अगर कोई ताप है, जल का ताप है पृष्ठभूमि पर और उसके 2 मीटर की गहराई में जाएगा तो उसका ताप में कितना अंतर होना चाहिए। तो अंतर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर। तो ये सभी क्वेश्चन था दोस्तों 40 में 40। अगर आपको 40 में 40 उठाना है तो अच्छी तरह से क्या करो, आज कर लो, और बाकी सेट सभी सेट में एक ही करके आपको देता रहूँगा। सभी एक बारी बारी से पढ़ते रहिए और पूरा सेट पढ़ लीजिए। तो 5 सेट पढ़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।